From the Passing of Arthur. This poem is composed by a famous poet, Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson is a British poet. Alfred Lord Tennyson एक famous British poet है, representative of Victorian age, and he is the representative poet of Victorian age. तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ब्रिटिश पोएट है और विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी हैं. एज पोएट लॉरिएट, टेनिसन को पोएट लॉरिएट के रूप में चुना गया था और ये अपने डेथ तक पोएट लॉरिएट बने रहे. इन्हें रोमांटिक एज के फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट बनाया गया था. नेक्स्ट पॉइंट है पेन्ड डाउन सम ब्यूटीफुल लिरिकल पोएम एज क्रॉसिंग द बार. इन्होंने कुछ ब्यूटीफुल लिरिकल पोएम लिखी है. सपोज क्रॉसिंग द बार, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टीयर्स आइडल टीयर्स एंड लोटस ईटर्स. These were the famous lyrical poem composed by Alfred Lord Tennyson. Next point, Ulysses, a great poem composed by this poet which is called a masterpiece and written in 1849. Sorry, this work was not written in 1849. Next work in memoriam was written in 1849. नेक्स्ट वर्क देखते हैं इन मेमोरियम. दिस पोएम, दिस पोएटिक वॉल्यूम was composed in 1849 and in memoriam was a famous elegiac poem which was written on the death of his friend Arthur Henry Hallam, who is called as A.H. Hallam. तो इन मेमोरियम को पोएट ने अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हालम के डेथ पर लिखा और इनके फ्रेंड की डेथ जब A.H. हालम 22 ईयर्स के थे जब ही हो गई थी. दे वर क्लासमेट्स इन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और अर्थर हेनरी हालम ये दोनों ही क्लासमेट्स थे और कहाँ पर? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में. दिस पोएम, जो पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं, द नेम ऑफ दैट पोएम इज फ्रॉम पासिंग ऑफ अर्थर. दिस पोएम इज डेराइव्ड फ्रॉम ए लॉन्ग पोएम मॉर्ट डी अर्थर. तो फ्रॉम पासिंग ऑफ अर्थर यह पोएम पोएट के लॉन्ग पोएम मॉर्ट डी अर्थर से लिया गया है. पोएम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. इस पोएम में बैटलफील्ड में वुंडेड किंग अर्थर, जो कि इंग्लैंड का लीजेंडरी किंग है, वह अपनी 3 क्वींस के साथ एक मिस्टीरियस प्लेस पर जा रहा है. उसने राउंड टेबल को इस्टेब्लिश किया था और राउंड टेबल का एक नाइट है जो कि उसको फेयरवेल करने के लिए आया है और उस नाइट का नाम है सर वेडिवियर, जो कि अलविदा कहते समय बहुत दुखी है. यानी किंग अर्थर से अलग होते समय वह बहुत दुखी है. किंग अर्थर ने इस पोएम में सर वेडिवियर को ही समझाते हैं. वह कहते हैं कि मेरे जाने के कारण तुम दुखी ना हो. इस समय किंग अर्थर अपने लाइफ के लास्ट टाइम में है. ही इज़ नियर टू डेथ. पोएम शुरू करते हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर. The name of the poem is From the Passing of Arthur. First line is and slowly answered Arthur from the barge. Barge means small boat.
एंड स्लोली और धीरे से, आंसर्ड उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? किंग अर्थर ने आंसर्ड किया, उत्तर दिया। कहाँ से उत्तर दिया? फ्रॉम दी बार्ज, स्मॉल बोट से, उस बोट से जिसमें इस समय किंग अर्थर अपनी 3 क्वींस के साथ बैठकर किसी मिस्टीरियस प्लेस पर जा रहा है। सेकेंड लाइन देखते हैं, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस लाइंस में से एक है और बहुत ही फिलोसॉफिकल लाइन है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, चेंज मीन्स बदल जाते हैं, ओल्ड पुराने, ऑर्डर मीन्स यहाँ पर कस्टम, ट्रेडिशंस, पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं। तो विदा होते समय किंग अर्थर अपने नाइट सर वेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं कि पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? यील्डिंग, यील्डिंग मीन्स गिविंग, देते हुए, लाते हुए, प्लेस स्थान, टू न्यू नए के लिए जगह बनाते हुए, मीन्स उनके स्थान पर नई व्यवस्था, नए नियम, नई परंपराएं आ जाती हैं। अतः तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन देखते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। एंड गॉड और ईश्वर, फुलफिल्स पूरा कर लेते हैं, हिमसेल्फ खुद, और ईश्वर खुद पूरा कर लेते हैं। क्या पूरा कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं? इस कमी को अपने तरीके से, कई तरीके से पूरा कर लेते हैं। एक बार फिर से ये लाइन देखते हैं, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर खुद स्वतः इसे कई तरीके से पूरा कर लेते हैं। जब पुरानी परंपराएं या कोई भी परंपरा बहुत अधिक पुरानी हो जाती है तो। नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 4, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छी परंपरा, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, परंपरा, व्यवस्था, शुड करप्ट, करप्ट मीन्स स्पॉइल, बर्बाद ना कर दे, बिगाड़ ना दे, द वर्ल्ड, वर्ल्ड को, सोसाइटी को। ऐसा इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा और ट्रेडिशन जो पुरानी हो जाने पर विश्व की व्यवस्था को ना बिगाड़ दे। कोई भी परंपरा जो एक समय में अच्छी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ समय व्यतीत होने पर भी वह अच्छी हो। अर्थात यहाँ पोएट का अभिप्राय है कि कोई परंपरा जब बनाई गई थी उस परिस्थिति के अनुसार बनी थी, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वही परंपरा जो अच्छी है किसी एक समय में, वही कस्टम आने वाले समय में यानी कई वर्षों के पश्चात भी तर्कसंगत हो, सही हो। जैसे कि सोशल रिलेशनशिप, अभी कोरोना इतना फैला हुआ है, लोग कहते हैं कि एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन आज के समय में क्या इम्पोर्टेंट है? सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है अगर हमें इस एपिडेमिक को हटाना है, दूर करना है। तो पोएट यहाँ अपने फ्रेंड को या किंग अर्थर यहाँ पर अपने नाइट को, सर बेडिवियर को मैसेज देना चाहते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। किसी ने ये चीज़ सही कही है कि परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा 2। इस स्टैंजा में भी किंग अर्थर ने
अपने नाइट वेडिवियर को समझाते हुए कहा है। क्या कहा है देखते हैं। कंफर्ट दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ। कंफर्ट मीन्स रिलैक्स, कंफर्ट हो जाओ, कंफर्टेबल फील करो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। वट कंफर्ट इज इन मी, वट कंफर्ट, जिस तरह से मैं शांत हूँ, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी दुख छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट लाइन, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड, मैं जी चुका हूँ, माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, एंड दैट, और जो कुछ, आई हैव डन, अब तक जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में किया है, जो कुछ मैं कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मे ही यहाँ पर गॉड के लिए आया है, हिमसेल्फ इज आल्सो फॉर गॉड, इसीलिए ये कैपिटलाइजेशन में है, एच को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, बिकॉज दिस ही एंड हिमसेल्फ इज यूज फॉर गॉड, ये गॉड के लिए आया है। तो किंग अर्थर कहते हैं कि मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि हे गॉड, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो और मेरे कार्यों को, मेरे सिन को प्योर कर दे और मुझे स्वीकार कर लें। बट दाउ, दाउ मीन्स यू, पोएटिक स्टाइल में लिखा गया, लेकिन तुम, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ़ दाउ, यदि तुम, शुडस्ट नेवर सी, तुम आज के पश्चात, नेवर सी, कभी ना देखो, माई फेस अगेन, मेरा चेहरा यदि तुम आज के पश्चात कभी ना देख पाओ, या यदि मैं जीवित ना बचूं, तो क्या करना है। यहाँ पर किंग अर्थर सर वेडिवियर अपने नाइट को कहते हैं कि यदि मेरा चेहरा तुम आज के बाद ना देखो, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरे सोल के लिए, सोल मीन्स आत्मा, मेरे हृदय के लिए, मेरी आत्मा के लिए क्या करना है, तुम्हें प्रे करना है। मेरी आत्मा के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। देखो कितना डीप फेथ है किंग अर्थर को, यहाँ पोएट ने स्पिरिचुअल पावर के इम्पोर्टेंस को बताया है। किंग अर्थर अपने नाइट से क्या कहते हैं, मोर थिंग्स, बहुत अधिक वस्तुएं, बहुत अधिक कार्य, बहुत सारे कार्य, आर रॉट, रॉट मीन्स ब्रॉट या फुलफिल्ड, कंप्लीटेड, पूरे हो जाते हैं। और कैसे पूरे हो जाते हैं, बाय प्रेयर मीन्स टू वर्शिप गॉड, बाय वर्शिपिंग गॉड, ईश्वर की पूजा करके, ईश्वर के सामने प्रेयर करने से कई कार्य पूरे हो जाते हैं। और किस तरह के कार्य पूरे हो जाते हैं, आगे लाइन नंबर 6 में इस चीज़ को किंग अर्थर ने या पोएट ने किंग अर्थर के माध्यम से अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। देखते हैं, तो वे भी कार्य पूरे हो जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, यह संसार जिनको पूरा करने के बारे में, ड्रीम्स ऑफ मीन्स थिंग्स ऑफ, इमेजिन्स ऑफ, जिनके बारे में या जिन कार्यों को पूरा करने के बारे में यह संसार, इस संसार के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, वह भी गॉड से प्रे करने पर पूर्ण हो जाता है। इसलिए गॉड से प्रे करो। आज के पश्चात यदि मैं तुम्हें ना दिखाई दूं या मेरे बारे में तुम ना सुनो, तो मेरे लिए, मेरे सोल की पीस के लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम मेरे लिए प्रे करना। और किससे प्रे करना, गॉड से प्रे करना। Wherefore let thy voice,
दाई मीन्स योर, वॉइस मीन्स आवाज़, और जो तुम्हारी आवाज़ है वो कैसे होनी चाहिए, कितनी ऊंची उठनी चाहिए। राइज लाइक फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, राइज लाइक फाउंटेन। यहाँ पोएट ने नाइट के वॉइस को किससे कंपेयर किया है? फाउंटेन से, और एक ऐसा फाउंटेन जो कि डे एंड नाइट, रात और दिन क्या करता है? राइज करता है, उठता रहता है, बहता रहता है निरंतर। तो फाउंटेन की निरंतरता को यहाँ पर उसने अपने नाइट के वॉइस से कंपेयर किया है। लाइक वर्ड है, कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर एक बहुत फेमस पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसे क्या कहते हैं? सिमली। क्या कहते हैं? सिमली, SIMILE। इसे मैंने नोट्स में दिया भी है, तो यहाँ पर सिमली है। सिमली को कैसे पहचानते हैं? जब इफ़ देयर इज़ टू अनसिमिलर थिंग्स बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज सो इज यूज्ड। लेकिन जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन है, लाइक, सो, एज, इनको यूज किया गया होता है, और दो असमान क्वालिटी वाली वस्तुओं को कंपेयर किया गया होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? सिमली। तो पोएट यहाँ पर किंग अर्थर के माध्यम से क्या कहते हैं कि अतः अपनी आवाज़ को निरंतर ऊपर की ओर ले जाते हुए, ऊंचा उठाते हुए, निरंतर बहते हुए झरने के समान मेरे लिए क्या करना? दिन रात प्रार्थना करना। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि पोएट ने उसमें क्या कहा है। स्टैंजा नंबर 3। इस स्टैंजा में किंग अर्थर ने डिवाइन पावर को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कहा है। मीन्स डिवाइन पावर ही सुप्रीम है, ग्रेटेस्ट पावर है। थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन देखते हैं। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स? व्हाट आर मेन बेटर? क्या मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है? देन अपेक्षा, किससे अधिक श्रेष्ठ है? शीप एंड गोट्स मीन्स एनिमल से, पशुओं से। क्या इस तरह से मनुष्य का जीवन शीप एंड गोट्स जैसे पशुओं से बेहतर है और श्रेष्ठ है? किस तरह के मनुष्य का? जो क्या करते हैं? दैट नरिश, नरिश मीन्स डेवलप करना, पोषित करना, अ ब्लाइंड लाइफ यानी बढ़ाना, अ ब्लाइंड लाइफ अंधों की तरह जीना, बिना सोचे हुए, बिना देखे हुए जीना, विद इन द ब्रेन, अपने ब्रेन में। मीन्स मस्तिष्क होते हुए भी बिना ईश्वर का विचार किए हुए, बिना पूजन अर्चन के एक अंधकार में पशुवत जीवन जी रहे हैं। कौन? जो ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को ना मानते हुए, उनका विचार ना करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। तो क्या उनका जीवन पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है? क्या ऐसा नहीं है कि वह शीप एंड गोट्स जैसे हैं? थर्ड लाइन देखते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानते हुए, ईश्वर के बारे में समझते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे वे लोग जो ईश्वर के लिए लिफ्ट करना, लिफ्ट उठाना, नॉट हैंड्स अपने हाथों को, प्रेयर करने के लिए। तो जो ईश्वर के अस्तित्व को जानते हुए भी अपने हाथों को ईश्वर की आराधना के लिए, पूजा के लिए नहीं उठाते हैं, और किसके लिए नहीं करते हैं? बोथ, और किसके लिए ये पूजा करनी है? आगे किंग अर्थर बताते हैं, बोथ फॉर देमसेल्व्स, बोथ दोनों के लिए, फॉर देमसेल्व्स खुद के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। तो पूजा, आराधना मीन्स गॉड को किसके लिए याद करना है? खुद के लिए, और उनके लिए जो उन्हें फ्रेंड कहकर
बुलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे लोग पशुओं से, एनिमल से बेटर नहीं है। लाइन नंबर 5 लास्ट स्टैंजा का, फॉर सो इस प्रकार, द होल राउंड अर्थ, होल संपूर्ण, ऑल राउंड अर्थ, ये है संपूर्ण पृथ्वी, इज एवरी वे, हर तरीके से, हर तरफ से, इस प्रकार से यह संपूर्ण पृथ्वी हर तरफ से क्या है, बाउंड, बाउंडेड, बंधी हुई है, बाय गोल्ड चेन्स, सुनहरी जंजीरों से, सुनहरी चेन से बंधी हुई है। और किससे जाकर बंधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों से। इस प्रकार यह संपूर्ण पृथ्वी हर तरफ से ईश्वर के चरणों में एक सुनहरी चेन से बंधी हुई है, यानी ईश्वर से जुड़ी हुई है। अतः सदा ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करना। लास्ट लाइन इस पोएम की, बट नाउ फेयरवेल। लास्ट में किंग अर्थर अपने नाइट से कहते हैं बट नाउ, लेकिन अब, फेयरवेल, गुड बाय, अलविदा। ऐसा कहकर किंग अर्थर ने अपने नाइट सर वेडिवियर से अलविदा कहा, यानी अलविदा लिया, विदा लिया, कि अब वह यहाँ से जाते हैं और उनके नाइट को अपने राजा के लिए उदास, परेशान, दुखी नहीं होना चाहिए। यस ट्विंस, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके एग्जाम में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे? इन विच वे यू हैव टू राइट डाउन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कैसे लिखेंगे? फर्स्टली आप इसको पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक नए तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और हर पोएम में जब भी मैं आपको पोएम पढ़ाऊँगी या कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ाऊँगी तो आपको रेफरेंस ज़रूर पढ़ाऊँगी। देखिए इसमें है दिस स्टैंजा, यह स्टैंजा हैज़ बीन कोटेड। आप देख रहे होंगे बिल्कुल नए तरीके से मैंने आपको रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। अगर आपको इस टाइप के मैटर्स चाहिए, इस टाइप के कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ सबसे बेहतर मिलने वाला है इस चैनल में। ठीक है, तो देखते हैं दिस स्टैंजा हैज़ बीन कोटेड। ये स्टैंजा कोट किया गया है कहाँ से? फ्रॉम द पोएम पासिंग ऑफ अर्थर, पासिंग ऑफ अर्थर से कोट किया गया है, यानी लिया गया है। डेराइव्ड फ्रॉम ए लॉन्ग पोएम, बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंजा यानी ये पोएम कहाँ से ली गई है, इनके एक लॉन्ग पोएम मॉर्डी अर्थर से ली गई है, और इसे आप रेफरेंस में मेंशन भी करेंगे। पेंड बाई, जो आप रिटन लिखते हैं पोएम में, आप या तो कंपोज्ड लिखेंगे या तो पेंड, क्योंकि पोएम को राइट नहीं की जाती, बल्कि क्या उसके लिए वर्ड आता है कंपोज्ड, या कंपोज करना। मॉर्डी अर्थर पेंड बाई अ फेमस विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यू हैव टू राइट डाउन योर रेफरेंस लाइक दिस। ओके, हाँ, जो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, और हर स्टेट के और हर जगह के बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो ये है, यहाँ पर दिस स्टैंजा लिख देंगे, दिस स्टैंजा के साथ लिख देंगे हैव बीन। अरे भाई, दिस स्टैंजा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ ऑब्वियसली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं यही करते हैं, यहाँ पे दिस स्टैंजा की जगह लिखेंगे दीज लाइन्स, दीज लाइन्स के साथ हैज़ बीन कर देंगे। अगर आप दीज लाइन्स लिख रहे हैं तो हैज़ के प्लेस पर क्या आएगा? हैव बीन, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ आप दिस स्टैंजा नहीं क्या लिख रहे हैं? दीज लाइन्स लिख रहे हैं। दीज लाइन्स हैव बीन लाइक दिस। ठीक है, और अगर दिस स्टैंजा इज बेटर, ठीक है, दिस स्टैंजा हैज़ बीन। ओके, यस, नाउ द टर्न ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आपको अलग से हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट एक साथ लिखते हैं। हाँ, रेफरेंस लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, यू हैव टू लीव वन लाइन हियर, एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़कर आप कॉन्टेक्स्ट को लिख सकते हैं। एक कॉमन सा कॉन्टेक्स्ट हर पोएम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि कोई भी स्टेंजा आता है उस पर आप एप्लीकेबल कर लें। हालांकि हर स्टेंजा का अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं ओनली इन दैट कंडीशन, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें मैंने एक कॉमन सा कॉन्टेक्स्ट लिखने की कोशिश की है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सॉरो ऑफ हिज नाइट सर बेडिवियर, कि इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, सॉरो ऑफ हिज नाइट, अपने सरदार की यानी अपने नाइट के दुख को, और उस नाइट का नाम यहाँ मेंशन कर दिया है सर बेडिवियर। ही कंसोल्स हिम, वह उसे कंसोल करता है, बाय सेइंग, कहते हुए, दैट की चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखा है, मैंने डेलिबरेटली इसको यहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि हर स्टेंजा का अलग एक्सप्लेनेशन होता है। बट एज आई हैव टॉट यू जस्ट बिफोर सम मिनट्स, जैसे अभी कुछ मिनट पहले मैंने स्टेंजा वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, तो उसको आप क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे, एंड यू विल राइट डाउन क्रिटिकल नोट्स और क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्रिटिकल कमेंट्स लिखेंगे, और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन करते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, कि किस टाइप की लैंग्वेज पोएट ने यूज़ किया है, जैसे इसमें सिंपल है, सरल भाषा है, या कोई पोएटिक स्टाइल है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सोनेट है, लिरिक है, बैलेड है, एपिक है, जिस टाइप की पोएट्री होगी उस टाइप की स्टाइल को आप लिख देंगे। एंड राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं, यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ द लैंग्वेज इज़ फिगुरेटिव आलंकारिक भाषा है, वो लिख देंगे कि लैंग्वेज इज़ फिगुरेटिव, सिंपल एंड स्पॉन्टेनियस, जो भी है, या कोई फिलोसॉफिकल व्यूज़ है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यस, वन थिंग मोर, और एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी लिटरेरी डिवाइस, अगर कोई लिटरेरी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है, जो भी लिटरेरी डिवाइस है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये चीज़ आपके क्रिटिकल नोट्स में आ जाएगी। 2-3 कॉमन आप हर पोएम का लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया देखते हैं। व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? इन दिस पोएम किंग अर्थर इज सीवियरली वुंडेड, बहुत अधिक घायल है। किंग अर्थर इज सीवियरली वुंडेड। किंग वॉज गोइंग टू एन अननोन प्लेस, और ये राजा कहाँ पर जा रहा है, एक अननोन प्लेस पर, विद हिज 3 क्वींस। ही इज़ नियर टू डेथ, ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। ही कंसोल्स हिज नाइट सर बेडिवियर, और वह अपने नाइट सर बेडिवियर को कंसोल करता है। क्या कहते हुए कंसोल करता है? नॉट टू बी सैड एट हिज डिपार्चर टाइम, कि उसके डिपार्चर टाइम पे उसे उदास नहीं होना चाहिए। ही सेज, वह कहता है, दैट कि अ गुड कस्टम कैन आल्सो स्पॉइल द वर्ल्ड आफ्टर पासेज ऑफ टाइम, कि समय बीतने के साथ जो एक अच्छी कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, वो भी इस वर्ल्ड को स्पॉइल कर देती है। एंड नेक्स्ट लाइन, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। किसी ने यह चीज़ सत्य कही है। विदाउट प्रेयर, प्रेयर के बिना, मैंस लाइफ इज़ नो बेटर दैन एनिमल, मीन्स नॉट बेटर दैन एनिमल, जो मनुष्य का जीवन है वह पशुओं से अधिक बेटर नहीं होता है। इट कनेक्ट्स अस, ये हमें बाइंड करती है, बांधती है, टाई करती है टू गॉड, ईश्वर से। ही हैज़ डीप फेथ इन गॉड। नेचुरली हमने भी देखा कि किंग अर्थर को कितना डीप फेथ है गॉड में। ही सेज टू प्रे फॉर हिम, और
किंग अर्थर इस नाइट से कहता है टू प्रे फॉर हिम, कि वह उसके लिए प्रे करे। इफ़ ही विल नॉट सी हिज फेस अगेन, यदि वह उसका चेहरा फिर ना देखे, बिकॉज गॉड इज़ एलमाइटी एंड कैन पैर्डन एवरीवन्स सिन, और सबकी गलतियों को, अपराधों को माफ़ कर देते हैं कौन? गॉड। तो फ्रेंड्स, दिस वाज योर सेंट्रल आइडिया, ये आपका सेंट्रल आइडिया था। नोट्स देखते हैं। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है सिमली। सिमली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, राइज लाइक ए फाउंटेन। यहाँ पोएट ने नाइट के प्रेयर के वॉइस को फाउंटेन से कंपेयर किया है, और लाइक वर्ड भी आया है जो कि कॉम्परेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। जहाँ पर लाइक एज सो होता है वहाँ पर सिमली का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल है बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। यहाँ पोएट ने अर्थ को पर्सोनिफाई करके बताया है कि वह ईश्वर के चरणों में सुनहरे चेन से बंधी है। तो अर्थ को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। राइमिंग स्कीम देखते हैं। वर्ड्स अबाउट ऑफ राइमिंग स्कीम। लाइंस अनराइम्ड है, हर लाइन का लास्ट वर्ड दूसरे लाइन से या किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, इसलिए लाइंस क्या है? अनराइम्ड है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है।